क्या नाम है? से संबंधित जरूरी जानकारियां आपको दी जाएंगी। आपका शेड्यूल यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। हमारा अगला सेक्शन है गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप लोग सुन रहे हो मुझे? गुड मॉर्निंग सर। क्या आप लोग सुन रहे हैं मुझे? यस सर। यस नो राइट कीजिए। यस वेरी गुड। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, है ना? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस पढ़ा रहे थे। तो हम केटायंस का तो कॉन्फ़िगरेशन लिख चुके थे। एनायंस का देखिए कि एनायंस का कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप देखो, फर्स्ट N3 माइनस है। N3 माइनस कैसे आया ये सोचते हैं पहले। थोड़ा मैं पेन की सेटिंग और सही कर लूं। फर्स्ट में N3 माइनस है, नहीं सही चल रहा पेन। एक बार पेन ठीक कर लो बेटा। सो फर्स्ट देखते हैं, N3 माइनस है। तो N3 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन में, और 3 निगेटिव मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन और, तो 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना? अब ये 10 इलेक्ट्रॉन मुझे अरेंज करना है। तो देखिए मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, 1s2 2s2 2p6। हमें ये नहीं देखना है कि ये नाइट्रोजन है, हमें बस ये देखना है कि 10 इलेक्ट्रॉन है। ऑफ बॉर्ड प्रिंसिपल से हमें अरेंज करना है। सेकेंड है O2 माइनस। तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +2 10 इलेक्ट्रॉन। इसका कॉन्फ़िगरेशन भी यही होगा, 1s2 2s2 2p6। थर्ड क्लोराइड आयन है, Cl माइनस। तो क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। Cl माइनस का कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। फोर्थ है जर्मेनियम 2+। तो जर्मेनियम कहां आता है? कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। सिलिकॉन के लिए आप 8 जोड़ दो तो 14, और 18 जोड़ दो इसमें तो 32 आएगा एटॉमिक नंबर जर्मेनियम का। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम। सो 32 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम में होते हैं, बट 32 और 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए, ये 30 इलेक्ट्रॉन आए। अब 30 इलेक्ट्रॉन हमें अरेंज करने। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जर्मेनियम का 32 होता है
तो आप पहले 32 का लिख लें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। ये क्या हो गया, यहां तक 30 हो गया, यहां तक 30 हो गया। और इसके बाद देखिए 4p 2, 32 हो गया, 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। बट हमें 30 इलेक्ट्रॉन करना है, तो आप क्या कीजिए कि लास्ट सेल में जो p ऑर्बिटल है वहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक 18, तो इसे आप आर्गन 18 लिख सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं 4s2, 3d10 और 4p0। सो ये जर्मेनियम 2+ का लिखा है। हाँ लिख सकते हैं, Cl- को Ar18 लिख सकते। सो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा कि हम कैसे आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। लिख के बोलिए समझ में आया, नहीं आया, यस नो। वेरी गुड। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है सर एस से क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन निकाला। इलेक्ट्रॉन पहला तो हमेशा लास्ट सेल से निकालते हैं, तो वेरी गुड, आपका क्वेश्चन जायज है कि लास्ट सेल से निकालते हैं। तो लास्ट सेल है 4s भी और 4p भी। तो अब देखिए मैं ये कह रहा हूं कि 4s, 4p और 4d और 4f रहेगा। तो एनर्जी लेवल, आप फिर एनर्जी लेवल देखिए कि 4s का एनर्जी कम होगा, 4p का ज्यादा होगा, 4d का ज्यादा होगा, 4f का ज्यादा होगा। तो हम पहले f से निकालेंगे, f में नहीं होगा इलेक्ट्रॉन तो d से निकालेंगे, d में नहीं होगा इलेक्ट्रॉन तो p से निकालेंगे, p में नहीं होगा इलेक्ट्रॉन तो s से निकालेंगे। लास्ट सेल से तो निकालते ही हैं। जर्मेनियम फिर से बता दीजिए, वही तो बता रहा हूं आयुष कुमार, क्यों लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, जर्मेनियम ही बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल दीजिए, 30 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आप ऐसे भी सोचिए 30 इलेक्ट्रॉन जिंक में होता है तो जिंक के जैसा हो, सिर्फ इतना सोच लीजिए कि जिंक के जैसा हो जाएगा। सो मैं ये कह रहा हूं कि 30 इलेक्ट्रॉन अरेंज करना है, तो 30 इलेक्ट्रॉन आप अरेंज करो ना एनर्जी लेवल में, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद 4s2, 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद 3d10, 30 इलेक्ट्रॉन हो गया। 4p तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये तो तब होता जब जर्मेनियम एटम होता। हमारे पास जर्मेनियम 2+ है, तो ये तो होगा ही नहीं, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन भरो ना, 30 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पहले 4s में भरोगे या पहले 4p में भरोगे, बस भर दिया हमने 30 इलेक्ट्रॉन। एक ही पॉइंट का केवल ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन हमेशा लास्ट सेल से निकलेगा। लास्ट सेल में 4 ऑप्शन अगर होंगे S, P, D, F, तो पहले F से निकलेगा, फिर P से निकलेगा, फिर D से निकलेगा, सॉरी पहले F से निकलेगा, फिर D से निकलेगा, फिर P से निकलेगा, फिर S से निकलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अननेसेसरली आलतू फालतू दिमाग में चलाते रहते हैं और मेरी बात जो बोलता हूं वो नहीं सुनते, वो सुनिएगा, सब कुछ समझ में आ जाए। एक पॉजिटिव आयन आप कहो तो और ले लें, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप लिख के बताना। आप मुझे बताओ, निकेल 2+ का बताओ, बेटर है आप निकेल 4+ का बताओ, निकेल 4+ का बताओ, इसका लिखो और बताओ। और प्लीज मेरी क्लास अटेंड कीजिए तो सिर्फ वीडियो मत खोलिए, कॉपी पेन रखिए, उसमें नोट भी किया कीजिए,
एक बच्चा पूछ रहा है एक्सेप्शन का एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें। वैसे ही जो खाली होगा उसमें डाल देंगे, आपको प्रिंसिपल n+l रूल ही फॉलो करें। कोई कुछ का कुछ लिखता रहता है, पुराना डाउट जो मैं बता रहा हूँ। एक बच्चा बोल रहा है 4s पहले होगा ना 3D सेल से, तो पहले ही तो भरे हैं, यहाँ के बाद यहाँ भरे हैं। लिखता मैं ऐसे हूं, पहले ही भरे हैं बेटा, 4s में पहले ही इलेक्ट्रॉन भरे हैं, उसके बाद 3D में भरे हैं। चलिए निकेल, निकेल में 28 होते हैं एटॉमिक नंबर। सो 28 इलेक्ट्रॉन, 28 - 4 24 इलेक्ट्रॉन होगा। अब पहले आप 28 का लिख लो, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो इसके बाद 4s लिखते हैं, 4s 3p के बाद 4s2, यहां तक 20 हो गया, और 3d8 28 हो गया। अब हम पहले 4 इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, तो पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालो, और 2 इलेक्ट्रॉन आप यहां से निकालो, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे तो ये 6 हो जाएगा। सो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन आप यहां से लेकर यहां तक इसको लिख लो, आर्गन 18 3d6 4s0, ये होगा कॉन्फ़िगरेशन। आया बात समझ में? आई बात समझ में आपको? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेसिस, इसकी बात करते हैं। अरे यार 110 एलिमेंट है, कोई किसी का भी लिख देगा और कहेगा इसका लिखिए। आप खुद लिखा करो जो आपको दिमाग में आता है। अगर आपको कोई दिमाग में आ रहा है एलिमेंट कि इसका कैसे होगा, तो आप हमसे मत पूछो, खुद लिखा करो, हमने रूल बता दिया आपको। आप ना रिलीवेंट सवाल नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आपको पहले चैटिंग बंद कर रहा हूं, कर दिया बंद। अब कह रहा है 112 एलिमेंट है ना सर। कितने एलिमेंट है बेटा पीरियोडिक टेबल में? टोटल 118 पोजीशन है, जिसमें से कभी कभी जैसे 106 एलिमेंट तो वेल नोन है, बाकी कुछ नए डिस्कवर्ड हैं। तो ये कहना कि 112 है 113 है नहीं कर सकते, कुछ नए डिस्कवर्ड हैं, कुछ दूसरे प्लैनेट से भी आए होंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस, किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो या तो उसका वेट बढ़ जाता है थोड़ा सा, या घट जाता है। ऐसा होता है, सब्सटेंस का वेट मैग्नेटिक फील्ड में बढ़ जाता है या घट जाता है। और उसके रीजन क्या है कि किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो ये वो या तो वीकली अट्रैक्ट होता है या वीकली रिपेल्ड होता है। वीकली अट्रैक्ट होगा तो वेट बढ़ जाएगा, और वीकली रिपेल्ड होगा तो वेट घट जाएगा। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं, पहले मैं ये लिख रहा हूं। स्पीसीज having at least one unpaired electron, species having at least one unpaired electron means एक से ज्यादा भी हो सकता है unpaired electron, are called paramagnetic.
ऐसा स्पेसिस जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा स्पेसिस जिसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा भी हो सकता है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। तो species having at least one unpaired electron are called paramagnetic. Paramagnetic substances are weakly attracted by magnetic field. Paramagnetic substances are weakly attracted by magnetic field. Weight of such substances is slightly increased in the magnetic field. फिर से सुनिए मैंने क्या बोला कि कुछ सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल्ड हो जाते हैं। अट्रैक्ट होने के कारण, अट्रैक्शन ज्यादा लगने के कारण क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा, और रिपेल होने के कारण, वीकली रिपेल होने के कारण वेट घट जाएगा। वो सब्सटेंस जिसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या एक से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कम से कम एक हो, वैसे सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। और अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो ऐसे सब्सटेंस को डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि सोडियम पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है, तो आप जानते हैं सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड तो रहेगा ही, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। This implies sodium is paramagnetic. अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। कृष्णा रेवाड़ी ने गलत बोला है, डाईमैग्नेटिक। अरे डाईमैग्नेटिक क्यों बोल रहे हो? कॉन्फ़िगरेशन लिखे क्या? तुम इवन नंबर ऑड नंबर देख के बोल रहे हो डाईमैग्नेटिक, कॉन्फ़िगरेशन लिखे क्या? कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 हो गए, 4s2, 3d6। ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ये भी पेयर्ड है, बट इसको देखिए ये कैसे रहा हो। इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे रहा होगा, ऐसे। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। This implies iron is paramagnetic. मुझे बताना कि जिन लोगों ने पहले
जिन लोगों ने पहले डाईमैग्नेटिक बताया था उनको ये समझ में आया या नहीं आया? पेयर्ड मींस एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो पेयर्ड हो। आ गया, वेरी गुड। कोई अपना लॉजिक लगा के लिखता रहता है, करा है सर डाईमैग्नेटिक सिर्फ नोबल गैसेज होंगे। तुम अपना लॉजिक क्यों निकाल लेते हो? मैंने ऐसा बोला क्या? पहले जो मैं बता रहा हूं बेटा उसे सुनो अच्छे से और उसे समझो। एक से ज्यादा हो अनपेयर्ड तो भी पैरामैग्नेटिक, कम से कम एक बोला तो इतनी बात नहीं समझ में आ रही बेटा कि अगर मैं कम से कम एक बोल रहा हूं तो 2 रहेगा तो और अच्छा है, 3 रहेगा तो और अच्छा है। अब देखिए डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, अब एक लिख दिया जिंक डाईमैग्नेटिक है ना भाई, तुम निकालो ना, मैं तो पढ़ा रहा हूं, अभी तो डाईमैग्नेटिक में पढ़ाया भी नहीं, फिर क्यों लिख दिए जिंक डाईमैग्नेटिक है ना? अननेसेसरली लिखने से मना करता हूं, फिर भी मेरी बात नहीं सुनते हो और मुझे हर 5 मिनट बाद चैटिंग ऑन ऑफ करना पड़ता है। अब देखिए डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, species having all electrons paired, that is no unpaired electron, are called diamagnetic. Diamagnetic substances are weakly repelled in the magnetic field. Weight of such substances is slightly decreased in the magnetic field. मैंने कहा डाईमैग्नेटिक वो सब्सटेंस है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। मैंने ये डिफिनीशन बोला। मैंने कहा कि डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो वीकली रिपल्सन होता है। और फाइनली मैंने कहा कि वेट ऑफ सच सब्सटेंस इज स्लाइटली डिक्रीज्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। चूंकि रिपल्सन होता है तो उसका वेट थोड़ा सा घट जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। Na प्लस 10 इलेक्ट्रॉन होगा, इसे कैसे भरेंगे? 1s2 2s2 2p6 6 4 10 हो गया 3s0, सभी पेयर्ड है। दिस इंप्लाइज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दिस इंप्लाइज Na प्लस इज डाईमैग्नेटिक। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं।
एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वो अपन ले रहे हैं, चलो जिंक ही ले लेते हैं। एक बच्चा पूछ रहा था जिंक डाईमैग्नेटिक है ना, तो जिंक में 30 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन, आर्गन तो पूरा डाईमैग्नेटिक है ही यहां तक, 18 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 4s2 20 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 3d10, all electrons are paired, all electrons are paired, सभी paired हैं इसमें। This implies diamagnetic. अब एक टर्म है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट। या इसी को बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट, या बेटर टू से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और इसको पढ़ते हैं म्यू। इसको क्या पढ़ते हैं? म्यू। इसको पढ़ते हैं म्यू। तो मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है √n इंटू n+2 bm। ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, वेयर n is equal to number of unpaired electron, n है number of unpaired electron, और bm का मतलब है बोर मैग्नेटन। बोर मैग्नेटन, ये क्या है बोर मैग्नेटन? तो ये यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट का, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट को बोर मैग्नेटन में एक्सप्रेस करते हैं, जस्ट एक यूनिट है ये, और इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2 बोर मैग्नेटन। ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए वैल्यू ऑफ n ले लें, और यहां मैग्नेटिक मोमेंट म्यू निकाल। व्हेन n बराबर 0, म्यू बराबर 0। व्हेन n बराबर 1, म्यू आ जाएगा। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 और 1 3, √3, और ये होगा 1.732 बोर मैग्नेटन। व्हेन n बराबर 2, म्यू होगा तो √8, और √8 2.8 के आसपास होगा। मैं एग्जैक्ट निकाल लेता हूं, और ये आएगा 2.828, ये आएगा 2.828 बोर मैग्नेट। व्हेन n इज इक्वल टू 3, म्यू होगा 3 और 2 5, 5 इंटू 3 15, √15, और ये 4 से थोड़ा सा कम होगा, 3.9 के आसपास होगा। ये आ रहा है 3.873 बोर मैग्नेटन। व्हेन n इज इक्वल टू 4, म्यू का वैल्यू होगा √24, 4 2 6, 6 इंटू 4 24, और √24 जस्ट 5 से छोटा होगा। निकाल लेता हूं एग्जैक्ट, 4.899, 4.899 बोर मैग्नेट। व्हेन n इज इक्वल टू 5, म्यू का वैल्यू √35 होगा, और ये जस्ट 36 लिख दिया, सॉरी, 35 होगा, और ये जस्ट 6 से छोटा होगा।
5.916 बोर मैग्नेट। क्या क्या याद रखना है? अब मैं सिर्फ वो पॉइंट की बात कर रहा हूं कि क्या क्या याद रखना। इस पॉइंट को ध्यान से देखो कि क्या क्या याद रखना है। तो एक तो याद रखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो डाईमैग्नेटिक। ये याद रखना है पहला पॉइंट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो डाईमैग्नेटिक। दूसरा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला याद रखना है कि ये होता है। मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक में आपको यही 2 पॉइंट पढ़ना है, यही 2 पॉइंट आपको याद रखना, सिर्फ 2 पॉइंट। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों पॉइंट को याद रखने में आपको कोई दिक्कत है? अननेसेसरली कुछ मत पूछिए। क्या इन दोनों पॉइंट को याद रखने में आपको कोई दिक्कत है? वेरी गुड, नो डाउट। तो अब इस सवाल को करते हैं। ये सब क्यों पूछते हो? एन मैक्सिमम कितना हो सकता है? लिमिट पुट नहीं है, कोई मैक्सिमा वैल्यू कोई मिनिमा वैल्यू कोई होगा तो अपन बता सकते हैं ना। कुछ भी पूछ देते हैं यार कि एन मैक्सिमम कितना हो सकता है, उससे क्या मतलब है? जितना भी होगा हम निकाल लेंगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। वीकली का मतलब है बहुत ही कम, वीकली का मतलब है बहुत ही कम, साप्ताहिक नहीं बहुत ही कम। अजीब सा सवाल है, अजीब से सवाल कि सर इज इट नेसेसरी टू एक्सप्रेस म्यू इन डेसिमल? किसी में भी एक्सप्रेस करो, बोर मैग्नेटन में एक्सप्रेस करते हैं, बाकी वो फ्रैक्शनल है या इंटीग्रल है या पॉइंट है, डेसिमल है या स्क्वायर रूट है, उससे मतलब नहीं है। ऐसे ऐसे सवाल मत करो यार। चलिए इस सवाल को देखिए, मैंने ऑफ कर दिया। फालतू की बकवास करते हैं और हमारा टाइम खराब करते हैं, अपना टाइम खराब करते हैं। मैं आधे घंटे में क्वांटम नंबर पढ़ाता हूँ रिपीटर को, और आपका 11वां लेक्चर चल रहा है हमारा। मैं सिर्फ आधे घंटे में पढ़ाता हूँ क्वांटम, और सबको समझ में आता है। आप 11th क्लास हैं, आपको मैं 11 लेक्चर पढ़ाया, और अभी भी ऐसे बच्चे नजर आते हैं जो ऐसा पूछ लेते हैं एक सवाल जिससे पता चलता है कि वो घर पे कुछ नहीं पढ़ते। मैग्नेटिक मोमेंट हम कुछ खास आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं। जो मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ना, उसके कारण मोमेंट होता है। उस मोमेंट की वैल्यू निकालते हैं। कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस में दिखा के नहीं बताना चाहता, बस सिर्फ ये बताना चाहता कि इसका सिग्निफिकेंस यही है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो रिपेल होगा। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो रिपल्सन उतना ज्यादा होगा, और कोई फिजिकल मीनिंग नहीं बताना चाहता। सवाल जो आएगा उस पर ध्यान दीजिए। सवाल ये पूछेगा कि ये पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है, तो वो हमें निकालना आना चाहिए, डिफिनेशन हमें पता होना चाहिए। आइए इस सवाल पे देखते हैं। फाइंड मैग्नेटिक बिहेवियर इन द फॉलोइंग। मैग्नेटिक बिहेवियर फाइंड करना है, इसका मतलब है बेटा कि हमें बताना है कि ये पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक। आल्सो कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो पहला देखिए, पहला नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, 2p3। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे 2p3 वाले, वो इस तरह से भरे जाएंगे। तो n की वैल्यू 3 होगी और यस पैरामैग्नेटिक। इसमें म्यू की जो वैल्यू होगी वो होगी रूट अंडर n इंटू n प्लस 2, ये होगी रूट अंडर 3 इंटू 3 प्लस 2, और ये होगी रूट अंडर 15 बोर मैग्नेटन, ये होगी। सेकंड बनाते हैं, Cl माइनस। 18 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ये सभी पेयर्ड है, तो n का वैल्यू इसमें 0 होगा और n 0 तो म्यू भी 0 होगा। थर्ड है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये सारे पेयर्ड हैं। दिस इंप्लाइज डाईमैग्नेटिक। n बराबर 0, म्यू बराबर 0। फोर्थ है आयरन 3+। आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3+ का मतलब 23 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो इसे कट कर दीजिए और इसे 5 कर दीजिए, 6 से 5 कर दीजिए। अब देखिए ये सारा पेयर्ड है, ये सारा पेयर्ड है, और ये है 3d5। 5 इलेक्ट्रॉन कैसे आप अरेंज करेंगे? तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज करें। तो चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n का वैल्यू 5 हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, म्यू का वैल्यू होगा √5 × 5+2 बोर मैग्नेटन, √35 बोर मैग्नेट। फिफ्थ देखिए स्कैंडियम 3+। स्कैंडियम 3+, तो स्कैंडियम का 21 होता है जेड एटॉमिक नंबर। 21 इलेक्ट्रॉन हो गया, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल दीजिए तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। डाईमैग्नेटिक हो गया। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहां तक तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर स्कैंडियम का लिखते तो 4s2, 3d1 लिखते, बट 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो इसे बाहर निकाल दीजिए और इसे बाहर निकाल दीजिए। बाकी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, तो ये हो गया डाईमैग्नेटिक। n बराबर 0, म्यू का जो वैल्यू आएगा ये भी 0। मुझे तो आपसे सिर्फ ये पूछना है, समझ में आया नहीं आया? बताइए, ये समझ में आया या नहीं आया? वेरी गुड। एक बच्चा बोल रहा है Fe का नहीं आया। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर समझ में आएगा तो सबका समझ में आएगा, और नहीं आएगा तो किसी का समझ में नहीं आएगा। ऐसे कहना कि Fe का नहीं आया गलत है बिल्कुल। Fe का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखने में दिक्कत है तो नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, 3 पॉजिटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकाल दिया, तो 4s से 2 निकाला और 3d6 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 5 हो गया। अब d में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो हुम्स रूल से पहले एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, म्यू हो गया √5 × 5+2 √35 बोर मैग्नेट। तो जब भी कोई बच्चा ऐसे बोलता है कि सर सब समझ में आ गया, Fe3+ का नहीं समझ में आया, तो मुझे फील होता है कि उसे कुछ नहीं समझ में आया और वो मेरी पहले की बातें घर पे पढ़ नहीं रहा है, रिवाइज नहीं कर रहा है, जिसके कारण दिक्कत हो रही है। सो ऐसे बच्चे प्लीज अपने आप को जल्दी सुधार लें, प्लीज जल्दी से रिवाइज करके। मैं चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश करने वाला हूं, अगली क्लास तक फिनिश कर दूंगा और डिस्कशन भी एक में कर दूंगा मैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे लेक्चर नोट को फिर से पढ़िए और तेजी से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये एक सवाल है, मैं चाहता हूं ये आप करो वन बाय वन। कह रहा है नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पेसीज अमंग द फॉलोइंग। पूछ रहा है इनमें से कौन कौन पैरामैग्नेटिक है, कितने पैरामैग्नेटिक है, ये पूछ रहा है। एक पैरामैग्नेटिक है तो आंसर 1 होगा, 2 पैरामैग्नेटिक है तो आंसर 2 होगा, सभी डाईमैग्नेटिक हैं तो आंसर 0 होगा। तो ये बना के आप मुझे बताइए कि कितने पैरामैग्नेटिक। बोलिए कितने पैरामैग्नेटिक हैं। तीन आ रहा है, देखता हूं, मैं बनाऊंगा पहले। फर्स्ट, कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 1s2 2s2 2p2, ये पेयर्ड है। और ये p ऑर्बिटल में हुन्स रूल से सजाइएगा तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, n बराबर 2। तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक। सल्फर है 16 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, यहां से लेकर यहां तक पेयर्ड है। इसको देखिए, p में 4 इलेक्ट्रॉन है, कैसे सजाइएगा हुन्स रूल से, 1 2 3 4, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों अनपेयर्ड है, ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया। तीसरा देखिए, फॉस्फाइड आयन है p3 माइनस। तो नाइट्रोजन फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 15 प्लस 3 18 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ऑल पेयर्ड, सभी पेयर्ड हैं। दिस इंप्लाइज डाईमैग्नेटिक। तो ये डाईमैग्नेटिक है। सोडियम बता चुके हैं पैरामैग्नेटिक है, कैल्शियम 2 प्लस डाईमैग्नेटिक। तो आंसर क्या होगा, कैल्शियम 2 प्लस डाईमैग्नेटिक है, दिक्कत नहीं है ना। आंसर होगा 3 होगा। आंसर कह रहा है कितने स्पीसीज पैरामैग्नेटिक है, तो ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, 1 2 3, तो आंसर 3 होगा। समझ में आ गया होगा। सो जो बेसिक चीजें हैं पहले उस पर ध्यान दीजिए, इधर उधर दिमाग मत दौड़ाइए, ये चीजें पहले सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्पेसीज अमंग द फॉलोइंग हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू 2.84 बोर मैग्नेट। कह रहा है इसमें से कितने स्पेसीज हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 2.84 बोर मैग्नेट है। तो आप तो पहले निकाल लो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2.84 पे। म्यू बराबर होता है √n इंटू n+2 बोर मैग्नेट, और 2.84 बराबर हो जाएगा √n इंटू n+2 बोर मैग्नेट। इसका स्क्वायर कर लीजिए तो ये आ जाएगा 8, स्क्वायर कर लिया, n इंटू n+2 बोर मैग्नेट, और यहां से n बराबर निकाल लेंगे 2, n का वैल्यू 2 आ गया। चूंकि n ऑलवेज इंटीजर है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वाड्रेटिक मत सोल्व करने लगना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप क्वाड्रेटिक मत सोल्व करने लगना। n ऑलवेज इंटीजर है, उसका फायदा उठा करके हम सीधा निकाल लेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी 2। सो n की वैल्यू तो 2 आ गई। अब देखते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है। तो पहला है कार्बन, इसमें होता है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
n बराबर 2 बता चुके हैं कार्बन। दूसरा है सल्फर, बता चुका हूं पीछे, सल्फर में भी n बराबर 2 बता चुके हैं, कार्बन सल्फर तो बता ही चुके हैं, इसमें भी n बराबर 2 होता है। तीसरा है फॉस्फाइड, ये भी बता चुका हूं, इसमें n 0 होता है। फोर्थ है सोडियम, ये भी बता चुका हूं, इसमें n 1 होता है। और फिफ्थ है कैल्शियम 2+, ये बताया नहीं हूं, n 0 आएगा, कहो तो मैं लिख देता हूं कितना इलेक्ट्रॉन, तो कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन होता है, 20 - 2 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन जैसी हो गया, आर्गन जैसा हो गया, सभी पेयर्ड हो गए। तो n बराबर 2 के कितने वैल्यूज हैं ये देख के बताइए। n बराबर 2, हाँ एक बच्चा पूछ रहा है n बराबर 2 कैसे होगा। यार n बराबर यहाँ 2 रखो ना यार, यहाँ 2 रख के देखो ना कि 8 आता है कि नहीं। एक बच्चा पूछ रहा है n बराबर 2 कैसे होगा, हद है यार, 2 रख के देखो ना, कैलकुलेट करके देखो ना 8 आता है कि नहीं। यहाँ देखिए, ये जो टेबल में आपको बनाया, ये जो टेबल बनाया, यहाँ देखिए, ये टेबल किस लिए बनाया, ये टेबल में किस लिए बनाया कि जैसे ही आप 2.82 2.83 देखें n बराबर 2 लिखें, इसलिए बनाया। फिर भी पूछ रहा है n बराबर 2 कैसे आया। प्लीज प्लीज थोड़ा सिंसियर रहो, थोड़ा सिंसियर रहो बेटा। सो हमने कार्बन सल्फर फॉस्फाइड सोडियम सबका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। कह रहा है नंबर ऑफ स्पेसीज अमंग द फॉलोइंग हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू दिस। तो कितने स्पेसीज आएंगे, 2 स्पेसीज आएंगे, ये होगा और सेकंड होगा, तो आंसर होगा 2। कौन कौन है, ये वाला आंसर है और ये वाला आंसर, तो आंसर होगा 2। मुझे बताना बेटा समझ में आया कि नहीं आया। कोई कोई बच्चा ऐसा सवाल पूछ देता है ना, n × n+2 बराबर 8 है, कह रहा है n बराबर 2 कैसे है, n × n+2 बराबर 8 है, पूछ रहा है n बराबर 2 कैसे है। यार ये हमसे पूछने की बात है, ये तो 3rd क्लास का बच्चा बता दे। प्लीज आशीष, ये टाइम नहीं है ये बोलने का कि आपसे पढ़ने में बहुत मजा आता है, वो लास्ट में जब मैं पूछता हूँ तब आप बता सकते हो, अभी तो पूरा फोकस करने की है बात। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इतना सिंपल है। अब मैं कुछ कहना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले मैं इनको, कोई बच्चा है बार बार लिख रहा है सल्फर में 1 होता है ना, कितना होता है, अब निकालो ना, निकालना सिखा दिए ना। कितना होता है निकालो, निकालना सिखा दिया ना। 100 से ज्यादा एलिमेंट है और सबका आयन बनेगा, तो लाखों पॉसिबिलिटी है, और कोई भी निकाल के पूछ दोगे इसमें ये होता है ना, निकालो। रूल मैंने आपको समझा दिया। जहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए वहां जबरदस्ती डाउट खोजते हो, डाउट निकालते हो। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जेई मेन लेवल नहीं, एडवांस लेवल क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं कह रहा हूं ये तभी बनेगा आपसे और तभी समझ में आएगा जब यहां तक की क्वांटम नंबर आपको समझ में आ रहे। तो जो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उन जिनको यहां तक का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है, उनको समझ में आ गया। और जो बच्चे का क्वांटम नंबर क्लियर नहीं है, वो जबरदस्ती इसको समझने की कोशिश ना करें, वो पहले अपना क्वांटम नंबर क्लियर करें। ब्यूटीफुल सवाल है, बस देखें वो कि सर कर क्या रहे हैं, क्या इससे तुम क्वांटम नंबर समझ जाओगे। एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा। करा इमेजिन एन यूनिवर्स इन विच द क्वांटम नंबर्स हैव सेम वैल्यू एज इन आवर यूनिवर्स, एक्सेप्ट
the value of L for which is all integral value from 0 to n minus 1. पहले तो मुझे आप लिख के ये बताओ कि आवर इनवर्स में और ये जो इमेजिनरी यूनिवर्स है इसमें अंतर क्या है बेटा? क्या अंतर है? क्वेश्चन में क्या अंतर है जो हम अब तक क्वांटम, हाँ लिख दिया, आर्यन ने लिख दिया, वेरी गुड, बहुत बच्चे ने लिख दिया, वेरी गुड। एल का वैल्यू अभी तक 0 से n-1 तक लेते थे, अब 0 से n लेना है, ये अंतर। अब इसके आधार पे आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्रेजेंट इन थर्ड सेल, ये निकालो। और कह रहा है Z बराबर 51 पे अगर कोई एलिमेंट होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। नहीं, घर के लिए अभी ऐसा 3 सवाल है। पहले जी यार हद है समीर, हद हो समीर, टाइप कर रहे हो घर के लिए ये क्वेश्चन सर दे दीजिए, हद हो यार। मैं जो पढ़ा रहा हूँ सुनो ना, तो टाइप कर रहा है घर के लिए ये क्वेश्चन दे दीजिए। बंद कर दिया मैंने टाइपिंग, चैटिंग। एकमात्र चैटिंग मीडियम है जिससे आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसको मीनिंगफुल नहीं बनाइएगा तो मैं 1.5 घंटा बंद करके पढ़ा के चला जाऊंगा। ये जो चैटिंग वाला मीडियम है इसी से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं आपसे, एकमात्र मीडियम है। और अगर आप इसको मीनिंगफुल नहीं रहने दीजिएगा, 1.5 घंटा मैं चैटिंग वाला बंद करके चुपचाप पढ़ा के चला जाऊंगा। सो क्लास को क्लास की तरह समझिए। मैंने कहा ये बहुत अच्छा सवाल है। अब मैंने बोला कि जो बच्चे क्वांटम नंबर यहाँ तक समझ गए हैं वो समझें अच्छे से, उनको समझ में आएगा। जो बच्चे क्वांटम नंबर यहाँ तक क्लियर नहीं किए हैं वो पहले क्वांटम नंबर को क्लियर करने की कोशिश करें, उसके बाद इस सवाल पे। कह रहा है कि इमेजिन एन यूनिवर्स इन विच द क्वांटम नंबर्स हैव द सेम वैल्यू एज इन आवर यूनिवर्स। ऐसा करते हैं, हम पूल ऑफ क्वांटम नंबर्स लिखते हैं। मान लेते हैं n बराबर 1 है, n बराबर 1 है तो l का वैल्यू होगा 0 और l का वैल्यू होगा 1, दोनों होगा। तो जो सबसेल होगा वो होगा 1s और 1p। माइंड इट, 2 सबसेल होंगे 1 में, 1s भी होगा और 1p भी होगा। पहले क्या होता था, सिर्फ n बराबर 1 पे l 0 होता था तो एक ही सबसेल होता था 1s। अब 1s भी होगा और 1p भी होगा। अब देखो m का वैल्यू लिखते, m बराबर 0 होगा और m बराबर -1 0 + 1 होगा, क्योंकि m का वैल्यू पहले जैसे लिखते थे वैसे ही लिख रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है, हम चैट को बंद करके नहीं पढ़ाना चाहते इस क्वेश्चन को, और मेरी रिक्वेस्ट है मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए और मीनिंगफुल बात लिख के पूछिएगा। मीनिंगफुल बात, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी लिखना है, जो मैं बता रहा हूं उसी से रिलेटेड, फालतू नहीं। हमें डेविएट नहीं होना है, नहीं तो जो पढ़ाना चाहता हूं वो नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं चैट को कर दिया, इनेबल कर दिया, लेकिन आप प्लीज मीनिंगफुल बातें ही लिखिएगा। ना तो किसी को आंसर लिखना है ना कुछ लिखना है, प्लीज। नहीं सुनोगे तुम लोग, मुझे बंद करना ही पड़ेगा। मैंने कहा कुछ नहीं लिखिएगा, तो कोई कर रहा है सर, कोई कह रहा है 32, कोई कह रहा है 1 से 30 इलेक्ट्रॉन। हद हो यार। मुझे क्या है, तुम्हारा टाइम जाएगा, तुम्हारा टाइम जाएगा तो फिर तुम्हें 1.5 घंटे की चीज में 15 मिनट की चीज का पढ़ के जाओगे। n बराबर 1 लिया तो l 0 और 1 होगा, और चूंकि l की 2 वैल्यू है तो 1 में 2 सबसेल होंगे, s भी होंगे और p भी होंगे। m की वैल्यू मैंने लिख दिया, m की वैल्यू लिख दिया। एक m में एक ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल जो होगा वो होगा 1s, और यहाँ पे जो ऑर्बिटल होगा
वो होगा 1px 1py 1pz। n बराबर 1 की बात हो गई, कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसमें? तो 1p में 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 1p में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फर्स्ट सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। फर्स्ट सेल में नहीं पूछ रहा है, थर्ड सेल में पूछ रहा है। 8 इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल। मुझे तो सिर्फ इतना बोलिए, आप सिर्फ इतना बोलिए कि n बराबर 1 समझ में आया या नहीं आया। n बराबर 1 पे जो मैं कैलकुलेशन किया हूं ये समझ में आया या नहीं। हाँ, अगेन, बहुत लोगों ने अगेन लिखा है, मैं फिर से समझाता हूं और फिर से समझाने के लिए मैं डिलीट कर रहा हूं। फिर से देखिए, हम ले रहे हैं वैल्यू ऑफ n, तो n बराबर 1 लिया। कह रहा है l का जो वैल्यू है वो 0 से n तक है, तो l का वैल्यू आपको 0 लेना होगा और l का वैल्यू आपको 1 लेना होगा। क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में l का वैल्यू 0 से n तक लेना है, ऑल इंटीग्रल वैल्यूज। इसका मतलब 1 में फर्स्ट सेल में 2 सबसेल होंगे। l क्या रिप्रेजेंट करता है? सबसेल रिप्रेजेंट करता है। n क्या रिप्रेजेंट करता है? सेल रिप्रेजेंट करता है। और m क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है। देखिए, मैंने शुरू क्लास में ही बताया होगा, n सेल रिप्रेजेंट करता है, l सबसेल रिप्रेजेंट करता है, m ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है। तो n का जब एक वैल्यू है, एक सेल है, तो l का 2 वैल्यू है, मींस फर्स्ट सेल में 2 सबसेल है। अब m का वैल्यू कहां तक होता है? तो m का वैल्यू -L2 प्लस L तक होता है, और वही लेना है क्योंकि इसमें कह रहा है कि जो हमारे इनवर्स में होता है वही इस इनवर्स में। तो यहाँ m का वैल्यू 0 होगा। m का वैल्यू लिखने से पहले सबसेल को लिख दें कि सबसेल कौन सा है। तो यहाँ सबसेल होगा 1s, L0 पर s होता है और L1 पे p होता है, तो ये होगा 1p। पहले मुझे सिर्फ यहां तक बताओ, ये 1s और 1p लिख रहा हूं, ये समझ में आया कि नहीं? और सिर्फ वो लोग लिखेंगे जो पहले नहीं आया लिखे थे। 1s 1p समझ में आया कि नहीं? जो पहले नहीं आया वो लिखे। आया, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए, सबसेल हो गया 1s 1p। अब m का वैल्यू देखेंगे, तो इसके लिए m का वैल्यू 0 होगा क्योंकि m का वैल्यू -L2 प्लस L होता है, तो L 0 है तो m 0 होगा, और L 1 है तो m का वैल्यू होगा -1 0 प्लस 1। m ऑर्बिटल देता है, तो ऑर्बिटल कौन सा होगा? तो इसमें ऑर्बिटल होगा 1s और इसमें ऑर्बिटल होगा 1px 1p बाई 1pz। और जानते हैं एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा क्योंकि s की वैल्यू हाफ एंड माइनस हाफ होती है। सो इसमें आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 2 होगा और इसमें 6 होगा, सो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। फर्स्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक ऑर्बिटल में 2 इसलिए हो सकते हैं, कहते हैं ना एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, क्योंकि s का वैल्यू हाफ होता है और s का वैल्यू माइनस हाफ होता है। चूंकि 2 वैल्यू होते हैं s के, इसीलिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से। n बराबर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में थर्ड सेल की जगह फर्स्ट सेल होता तो आंसर होता 8 इलेक्ट्रॉन।
मुझे अब फिर से बताना कि समझ में आया या नहीं आया, n बराबर 1 अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ। फिर 32 इलेक्ट्रॉन लिखा है गधे कहीं पे। मैं तो सिर्फ जो पूछ रहा हूं वो बोलो, बस। वेरी गुड, अच्छे से क्लियर। सचिन कुमार कितनी बार रिपीट करवाओगे? सिर्फ सचिन से बात करना चाहता हूं, सिर्फ सचिन से, सो बाकी लोग नहीं टाइप कर। सचिन क्या प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हारा? अगर क्वांटम नंबर क्लियर नहीं है तो बस देखो बेटा, और अगर क्लियर है तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। आदर्श प्रजापति और सचिन कुमार बताइएगा क्या दिक्कत हो रही है। L बराबर 2 भी लिखो। मोहम्मद कैफ कह रहा है क्यों 2 लिखें जब 0 से n तक लिखना है। क्वेश्चन में कह रहा है 0 से n तक लिखना है, n 1 है तो L बराबर 2 कैसे लिखें? सचिन कुमार अब लिख रहा है, आ रहा है सर। ठीक है, वेरी गुड। नहीं आने का कोई पॉइंट ही नहीं है। मैं पढ़ाऊं तो सिर्फ जानवरों को समझ में नहीं आ सकता है, आदमी को तो आता है बेटा। n बराबर 2 की बात करते हैं। n जब 2 होगा तो l का वैल्यू होगा 0, l का वैल्यू होगा 1 और l का वैल्यू होगा 2। 3 वैल्यू होगी क्योंकि 0 से n तक जा। तो जो सबसेल होगा बेटा ये होगा 2s 2p 2d। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, मीन्स टोटल कितना? 18 इलेक्ट्रॉन। p में 6 ही आ रहे हैं, s में 2 ही आ रहे हैं और d में 10 ही आ रहे हैं। क्योंकि m का वैल्यू चेंज नहीं हुआ ना, m और s का वैल्यू नहीं चेंज हुआ, वही है जो पहले था, तो 18 इलेक्ट्रॉन है। मुझे बताइएगा कि n बराबर 2 क्लियर हुआ या नहीं हुआ? n बराबर 2 मैंने डायरेक्ट लिखा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है, वेरी गुड। अब बात करते हैं n बराबर 3। जब n 3 होगा तो l का वैल्यू 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा। तो जो सबसेल होगा वो होगा 3s 3p 3d 3f। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन। ये आंसर है फर्स्ट का। थर्टी 32 इलेक्ट्रॉन्स, ये फर्स्ट का आंसर है। सचिन कुमार बता रहे हैं 58 आएगा सर। सचिन कुमार बताइए कैसे आएगा 58? सचिन कुमार बताइए कैसे आएगा 58? सिर्फ सचिन कुमार बोलेगा। थर्टी 32 आएगा। अच्छा, गलत लिख दिए थे पहले से। नहीं, केवल थर्ड सेल में पूछ रहा है बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में नहीं पूछ रहा है। कोई फार्मूला नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। ऐसे बनाइएगा, फार्मूला से बनाइएगा तो गलत हो जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। इतना लंबा इसलिए छोड़ा कि आपको आगे समझ में आएगा बेटा कि ये इतना लंबा क्यों किया, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम कैसे काम करते हैं। कोई कह रहा है कि हम डायरेक्ट थर्ड सेल का निकाल सकते थे, इतना लंबा क्यों किया? इतना लंबा इसलिए किया बेटा कि आपको बेसिक से समझ में आए चीजें,
इसलिए किया। वो बच्चा बोल रहा है कि आप 1 2 पे क्यों गए, डायरेक्ट 3 पे क्यों गए? हम कहे डायरेक्ट 3 पे, हम सर ऑफकोर्स डायरेक्ट 3 पे जाकर के बनाना चाहिए, यहां से बनाना चाहिए, बट मैं शुरू से समझाया जानबूझ के। अब कह रहा है Z51 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले एनर्जी लेवल फाइंड आउट करो कि एनर्जी लेवल क्या हो। तो देखिए एनर्जी लेवल मैं बनाता हूं, अल्फा से पहले एनर्जी लेवल बना रहा हूं। तो 1 में कितने हैं? 1 में है 1s 1p, 2 में है 2s 2p 2d, 3 में है 3s 3p 3d 3f, 4 में है 4s 4p 4d 4f। पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, 51 तक तो ही जाना है। अब एनर्जी में बोल रहा हूं कि 1s का सबसे कम होगा, फिर 1p, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 2d, फिर 4s। ये एनर्जी लेवल आएगा। मींस एनर्जी ऑफ वन एस सबसे कम होगा, फिर 1p होगा, फिर 2s होगा, फिर 2p होगा, फिर 3s होगा, फिर 2d होगा, फिर 3p होगा, फिर 4s होगा एंड सो ऑन। अब अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं Z बराबर 51। आई होप n बराबर 1 से, फिर कुछ भी लिख रहे हो यार, मैं बंद करने दो पहले मुझे। जब मैं समझा रहा होता हूं तुम लिख रहे होते हो, क्या समझ में आएगा? जब मैं समझा रहा होता हूं तुम लिख रहे होते हो, क्या समझ में आएगा? हमने पहले एनर्जी लेवल बनाया, तो 1 में 1s 1p क्यों लिया? ऊपर समझाया कि 1 में 1s भी होगा और 1p भी होगा। 2 में ऊपर समझाया 2 में 2s भी होगा, 2p भी होगा, 2d भी होगा। 3 में समझाया 3s भी होगा, 3p भी होगा, 3d भी होगा, 3f भी होगा एंड सो ऑन। अब जैसे ऑफ प्रिंसिपल में एनर्जी लेवल आपको निकालने के लिए बताया था, वैसे मैंने एनर्जी लेवल निकाल दिया। अब Z बराबर 51, तो अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं 1s2 1p6 2s2 2p6 3s2 2d10 3p6 4s2 6 4 10 16 17 18 10 28 29 30 36 तो हो गया। 4s के बाद आएगा 3d, तो 3d10 4p 36 10 46 4p5। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब बता रहा होता हूं तुम टाइप कर रहे होते हो। माय गॉड, मैं बोलते बोलते थक गया, तुम नहीं सुधर रहे हो। सिर्फ, और यही रीजन है कि फिर से लिख देते हो कि सर एक बार फिर से बताइए। बताइएगा कि आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा ये समझ में आया या नहीं है। जो बच्चा हमको पहले कह रहा था, क्या तो अजीब सा लिखा था उसने, लैंग्वेज खराब लैंग्वेज में लिखा था कि सर डायरेक्ट n बराबर 3 कर सकते थे, तो 1 से क्यों किया? 1 से इसलिए किया था कि जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s 1p लिखूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं आए। 1p नहीं समझ आया, 1p जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना, उस बच्चे को मैं बोल रहा हूं कि आपका क्वांटम नंबर बिल्कुल क्लियर नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। आप प्लीज पहले क्वांटम नंबर सुधारो। फिर भी मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि n जो है, n सेल देता है, l सब सेल देता है,
और m ऑर्बिटल देखें, छोड़ो m छोड़ो, n और l ही समझा। n का वैल्यू 1 तो सेल हो गया k, l का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0 से n तक होगा, तो l का वैल्यू 0 और 1 होगा, तो सबसेल क्या होगा 1s 1p। ये 1p क्यों समझ में नहीं आ रहा है? और एक बच्चा भी लिख रहा है 2D कहां से आया, अभी पैदा किए बेटा 2D को, अभी जस्ट प्रोड्यूस किए हैं, यहां से आ रहा है। ये जो ऊपर क्वेश्चन में 0 to n लिखा हुआ है ना, यहां से आ रहा है। 2D यहां से आया है, ऊपर जो क्वेश्चन में 0 to n लिखा हुआ है यहां से आया है। मुझे सिर्फ वो बच्चे लिखो ना जिसको नहीं समझ में आया, सिर्फ वो बच्चे करोगे तभी तो कुछ। नो 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 3 बार टाइप कर दिया चंदन कुमार ने, 4 बार 5 बार। पहले तो मुझे मैं जो सिर्फ बताया हूं वो समझ में आया कि नहीं, उस पर बात करो। तो आप कुछ भी मत टाइप करो, अपना दिमाग मत लगाओ, मैं जो बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल बढ़ गया। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिडंट गेट, वो आप इसलिए नहीं, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया कि आपने ऑब्बो प्रिंसिपल में एनर्जी का लेवल कैसे निकालते हैं ये नहीं पता चला, आपको याद ही नहीं है ऑब्बो प्रिंसिपल में एनर्जी का लेवल कैसे निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से एक लेवल और अप है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन से भी एक लेवल अप है। तो ये जो क्वेश्चन है ये तभी समझ में आएगा जब क्वेश्चन नंबर 28 समझ में आए। अब देखिए, करा इमेजिन एन यूनिवर्स इन विच क्वांटम नंबर्स हैव, मैं चैटिंग विंडो बंद कर रहा हूं सो दैट कि आप मेरी बात सुन सको, कम से कम जो लोग समझ रहे हैं हमें डिस्टर्ब ना करो। Imagine an universe in which the quantum numbers have same value as in our inverse except the value of L, which is all integral values from 0 to n plus 1। जो बोल रहे हैं 1 में p कहां से आया, वो यहां देखें, यहां 1 में d भी आएगा, यहां 1 में d भी आएगा, इसी लाइन से आता है बेटा। देखो n बराबर 1 ले रहे हैं तो L कह रहा है 0 से n प्लस 1 लेना है। L क्या कह रहा है, 0 से n प्लस 1 लेना है। L होगा 0 1 2, क्योंकि n प्लस 1 तक लेना है तो n प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा 2, तो L होगा 0 1 2। सबसेल होगा 1s 1p 1d। जो बच्चे पहले बोल रहे थे 1p कहां से आ गया, अब वो देखें यहां 1d भी आ गया। ये एसपीडी जो आ रहा है वो L की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, और क्वेश्चन में L की वैल्यू 0 से n प्लस 1 तक दिया हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन में m की वैल्यू दिया हुआ है, ये भी देखने वाली बात है। क्वेश्चन में m की वैल्यू दिया हुआ है, L0 पर m की वैल्यू दे रखा है -L+1,
टू प्लस एल प्लस वन। ध्यान दीजिए एल की वैल्यू कहां से कहां तक, तो एल को यहां 0 रख दीजिए इस वैल्यू में, एल को 0 रखेंगे तो एम की वैल्यू हो जाएगी -1 0 +1। यहां देखो प्लीज, प्लीज यहां देखो, एल का वैल्यू बोल रहा है 0 से n+1 और m का वैल्यू बोल रहा है -l+1 से l+1। तो मुझे बताओ n बराबर 1 होगा तो l बराबर क्या होगा, l बराबर 0 होगा, n 1 होगा और n बराबर 1 रख देंगे 2 होगा। शायद l का वैल्यू तो आपको समझ में आ गया होगा। अब m का वैल्यू देखो, l 0 पर, l बराबर 0 है तो m क्या होगा, 0 रख दो यहाँ, -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर +1 होगा। l बराबर 1 है तो m क्या होगा, 1 रख दिए, 1 और 2 -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा, +2 होगा। सो m की जो वैल्यू है इस केस में ये होगी -2 -1 0 +1 +2। और इस केस में जो m की वैल्यू होगी वो होगी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि n बराबर 1 पे मैंने l की वैल्यू लिखी और m की वैल्यू लिखी, ये समझ में आया या नहीं आया। वेरी गुड। एक बच्चा लिखा m कर दो, m बता दो। एक बच्चा लिखा m बता दो। देखो ना क्या लिखा हुआ, m की वैल्यू क्या है यहां लिखा हुआ है बेटा। m की वैल्यू जब l 0 होगा, l 0 ले लीजिए, l आप 0 ले लो, तो 0 ले लोगे तो यहाँ क्या होगा, -1 2 +1। कह रहा है m का वैल्यू है ऑल इंटीग्रल वैल्यू फ्रॉम -1 टू +1। तो -1 से +1 के बीच में कौन सा इंटीजर आएंगे, -1 आएगा, 0 आएगा, +1। l बराबर 1 ले लो, तो l बराबर 1 पे ये वैल्यू हो जाएगा -2 2 +2, ये वैल्यू आ जाएगा +2। और सभी इंटीग्रल वैल्यू, तो -2 से +2 में कितने इंटीग्रल वैल्यू होंगे, -2 -1 0 +1 +2। सो आई होप कि अब m का वैल्यू समझ में आ गया होगा। अभी तक आपके जो मैसेज आते हैं पोस्ट ओनली आते हैं, पता नहीं सारे बच्चे देख पाते हैं मैसेज या नहीं देख पाते। हाँ, तो मैं सारे बच्चे, अगर आप मैसेज देखिएगा तो समझ में आएगा कि हमको कितना डिस्टरबेंस होता है। एवरीवन पब्लिकली कर दिए, आप कुछ लिखते हैं तो समझिएगा कि कितना हमको डिस्टरबेंस होता है। होस्ट ओनली कर दिया, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 है भाई, ये +7 नहीं है, +3 है। अब देखो इसमें कितना आया, 3 ऑर्बिटल। इसमें आया 3 ऑर्बिटल्स, इसमें कितना आया, 5 ऑर्बिटल्स, इसमें कितना आया, 7 ऑर्बिटल्स। तो मुझे बताओ 1s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है,
1s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन आए। 1p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 1d में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। n बराबर 1 की बात हो गई। इसका मतलब है फर्स्ट सेल में जो टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 14, 10, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 इलेक्ट्रॉन आएगा फर्स्ट सेल में। फर्स्ट सेल में 30 इलेक्ट्रॉन आएगा। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और कुछ बच्चे जो अभी तक मस्तीखोरी कर रहे थे, हमारी लेक्चर ध्यान से नहीं पढ़ के आ रहे थे और नहीं देख रहे थे, पहले अपना टाइम खराब कर रहे हैं, उनको अभी भी दिक्कत हो रही है। n बराबर 1 में अभी भी डाउट है कुछ तो आप लिख के बता सकते हैं। आंसर पूछ रहे हैं यार जो आंसर लिख रहे हैं। सिर्फ डाउट वाले लिखो ना यार। L बराबर 0 में 3 ऑर्बिटल कैसे? एक सिग्निफिकेंट डाउट आया है जो मैं बताना चाहता हूं। एक बच्चा लिखा है कि सर L बराबर 0 में 3 ऑर्बिटल कैसे? तो बेटा L बराबर 0 पे m की वैल्यू क्या आई? -1, 0, +1। मैं अभी अभी बोला n देता है सेल, L देता है सबसेल और m देता है ऑर्बिटल। m की जितनी वैल्यू होगी, 3 वैल्यू है तो 3 ऑर्बिटल। कितनी वैल्यू है? 1, 2, 3 तो 3 ऑर्बिटल। कितनी वैल्यू है? 1, 2, 3 तो 3 ऑर्बिटल। आई होप कि समझ में आ गया होगा। हाँ, अब देखो ये मीनिंगफुल डाउट था उस बच्चे का, लेकिन इतने लोग लिख देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। आई होप कि n बराबर 1 तो समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन में n बराबर 2 पूछ रहा है। जब मैं पिछला सवाल बता रहा था तो एक बच्चा का लैंग्वेज था कि सर डायरेक्ट n बराबर 3 कर रहे थे तो n बराबर 1 से करने की क्या जरूरत थी, इतना लंबा क्यों छोड़ा उसने? एक तो आपका लैंग्वेज खराब था कि इतना लंबा क्यों छोड़ा। दूसरा, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैं इतना लंबा क्यों कर रहा था, ताकि वो आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आए। n बराबर 2 पे l की वैल्यू 0 से n+1 मतलब 0 से 3 तक, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 तक तो 30 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां तक तो 30 इलेक्ट्रॉन होंगे जैसे n बराबर 1 में। इसमें निकाल लेते हैं, इसमें निकाल लेते हैं। इसके लिए जो सेल होगा, सबसेल होगा, ये सबसेल होगा 2sp_d_2f सबसेल होगा। कौन सा सबसेल होगा? 2f। और इसके लिए m की जो वैल्यू आएगी वो होगी -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4। m की इतनी सारी वैल्यू होगी। कितनी वैल्यू है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 वैल्यू है। दिस इंप्लाइज 9 ऑर्बिटल्स। 9 ऑर्बिटल्स होगा, इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, therefore maximum number of electrons that can be present in second shell, ये होगा 30, ये वाले 30 और ये वाले 18, तो ये हो जाएंगे 30 + 18, 48 इलेक्ट्रॉन।
ये आंसर है। ये आंसर है 48। अब कह रहा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। जो पिछले में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझे थे, उज्जवल कुमार तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है, एक तो गलत टाइप किया, ऊपर से मैसेज को 10 बार टाइप कर रहे हो यार। एस में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले ही जैसे ही आपने 1s2 लिख दिया गलत हो गया। आप देखो ना, एस में 3 ऑर्बिटल हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1s6 होगा। अब देखिए, जो बच्चे पहले बोल रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आया, वो सीखें पहले। आप देखो 1 में 1s होगा, 1s होगा, 1p होगा, 1d तक होगा। तो 1 में 1d तक होगा, 1s 1p 1d। 2 में क्या होगा, तो 2s होगा, 2p होगा, 2d होगा और 2f तक होगा। क्यों? 0 1 2 3 4 वैल्यू एल की, तो एस पी डी एफ। एक एक वैल्यू बढ़ाते जाओ। 3 में होगा 3s 3p 3d 3f होगा, तो आगे भी, बट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। 4s 4p 4d 4f पूरा आगे तक होगा, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो, इसकी एनर्जी सबसे कम, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, यहां तक देखो एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल होगा 1s का सबसे कम, उसके बाद 1p, उसके बाद 2s, उसके बाद 1d, इसके बाद 2p, इसके बाद 3s, इसके बाद 2d, उसके बाद 3p, इसके बाद 4s। ये एनर्जी लेवल होगा। अब देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो s में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। p में कितने आ रहे हैं? 10। d में कितने आ रहे हैं? 14। और f में कितने आ रहे हैं? 18। s में आ रहा है 6 इलेक्ट्रॉन, p में आ रहा है 10 इलेक्ट्रॉन, d में आ रहा है 14 इलेक्ट्रॉन और f में आ रहा है 18 इलेक्ट्रॉन। 6 10 14 18। s में 6, p में 10, d में 14, f में 18। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। z कितना दिया हुआ है? शायद 52 दिया हुआ है। हाँ 52 दिया हुआ है। तो 1s6 होगा, 1p10 होगा, 2s6 होगा, 1d14 होगा, 2p10 होगा, 3s6 होगा। देखता हूं कितना हुआ। 10 6 16, 16 4 20, 10 30 6 36, 10 46, 47 48 49 50 51। यहां तक 52 हो गया। ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। पैरामैग्नेटिक नहीं निकला बेटा, ये डाई मैग्नेटिक है। इसके पहले वाला पैरामैग्नेटिक था, 51 इलेक्ट्रॉन वाला। ये जो मैं लिख रहा हूं, ये जो मैं एनर्जी लेवल बना रहा हूं, वो n+l रूल से ही तो बना रहा हूं। ये जो फोटो बना के ऊपर कट करके एनर्जी लेवल लिख रहा हूं, ये n+l रूल से ही तो बना रहा हूं मैं। ऑफबा प्रिंसिपल ही तो है n+l रूल। तो यस, n+l रूल एप्लीकेबल है। मुझे ये बताओ, सिर्फ पहले वो बच्चे बताओ जिनको समझ में आ गया, जिनको आ गया समझ में, वो बताओ। मैं शायद बंद किया हुआ हूं क्या? हाँ, मैं होस्ट ओनली कर दिया। मुझे वो बताओ जो जिन बच्चों को समझ में आ गया। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा।
बस थोड़ा ना चैटिंग को थोड़ा मीनिंगफुल बनाओ, और कोई मुझे शिकायत नहीं है, बस चैटिंग को मीनिंगफुल बनाओ। अब सिर्फ वो बच्चे लिखो जिसको नहीं समझ में आया, सिर्फ वो लिखना जिनको नहीं समझ में आया, और जिसको नहीं समझ में आया उसका डाउट क्या है वो भी लिखे। L बराबर 3 नहीं समझ में आया। एक बच्चा बोल रहा है F में 14 होता है। अरे यार क्वेश्चन समझो ना, एक इमेजिनरी इनवर्स की बात कर रहे हैं। F में 14 होता है जो शुरू में क्वांटम नंबर पढ़ाया, अब क्वांटम नंबर ही चेंज कर दिया मैंने। F में 14 तब होता था, F में 14 तब होता था बेटा जब n 1 होता था, 1 2 3 4 होता था, L 0 से n-1 होता था, M माइनस L2 प्लस L होता था, और S हाफ और माइनस हाफ होता था। इसमें होता था S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। तो ये क्वांटम नंबर पढ़ाया था और ये होता था। अब मैंने इसको चेंज कर दिया, यही चेंज कर दिया मैंने, ये चेंज कर दिया, इसके चेंज होने से ये चेंज हुआ। तो पहले जो पढ़ाया था वो क्लियर होगा तभी चेंज वाला समझ में आए। हर्ष कुमार -L+1 से L+1 में डाउट। हाँ मैं समझ रहा हूं। इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत मजा आता है ऐसे सवाल को करने में। बट कुछ बच्चे हैं जो पहले मस्ती किए हैं, उन बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो रही है, नहीं तो इतना ब्यूटीफुल्ली समझाया ना बेटा कि मजा आ जाता है पढ़ाने में भी और समझने में भी। एनीवे, M में एक बच्चा डाउट पूछ रहा है कि M में दिक्कत हो रही है। M में समझा रहा हूं बेटा, फिर से समझा रहा हूं। हमारा क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन फिर से मैं लिख रहा हूं। क्या था कि n तो आप ले लो जैसे लेते हो। प्लीज यहाँ पे ध्यान से देना, इस क्वेश्चन को फिर से समझा रहा हूं। कह रहा है n तो आप जैसे ले रहे हो ले लो। L कह रहा है L का हम नया वैल्यू दे रहे हैं 0 से n+1 इंटीजर, ऑल इंटीजर। और M भी बोल रहा है मैं नया वैल्यू देता हूं -L+1 टू L+1 ऑल इंटीजर्स। और अब आपसे कैलकुलेट करनी है ऑल इंटीजर्स। ऊपर मैं क्वेश्चन लिखा हूं और S के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, मीन जैसा है वैसा ही है। तो N जैसा आप लेते थे वैसा ही लेना है, S जैसा आप लेते थे वैसा ही लेना है, L और M चेंज कर दिया। हाँ तो 1D में 14 डालेंगे नहीं, 1D में 14 होगा। कह रहा सर आपने 1D में 14 डाल दिया, यहां तो बताया D में 14 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1D में 14 डालेंगे ना। हाँ टाइम हो गया, वेरी गुड। मैं इसको समझा देता हूं कि M नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले आप N बराबर 1 लो, N बराबर 1 लो। इसको समझाने के बाद मैं बंद कर देता हूं। पहले आप N बराबर 1 लीजिए, उसके बाद आप L निकालिए। तो L कह रहा है 0 से n+1, तो L 0 लीजिए। और n+1 का वैल्यू कितना होता है, n+1 का वैल्यू क्या होगा, n1 रखेंगे तो 2 रखिए। और आप कह रहा है सभी इंटीजर लिखिए, तो 0 से 2 के बीच और कौन इंटीजर आएगा, एक आएगा। L का 3 वैल्यू होगा। अब 1 by 1 वैल्यू लेते हैं। L बराबर पहले 0 ले लेते हैं, तो M का ये वैल्यू है, तो L 0 रखोगे तो यहाँ 0 रखोगे तो ये आएगा -1 टू L 0 रख दिया +1। तो -1 से +1 के बीच कितने इंटीजर होंगे, तो M होगा -1, एक 0 इंटीजर है और एक +1। L बराबर 1 ले लेते हैं। अब M निकालते हैं, फिर इस फार्मूला के लगाओ। L बराबर 1 पे M कितना होगा, 1 रख देंगे तो 1 + 1 -2, 2 + 2। तो M का वैल्यू हो जाएगा -2 से +2 के बीच सभी इंटीजर, तो -2 -1 0 +1 +2।
अब मुझे बताना कि L बराबर माइनस L का वैल्यू, सॉरी M का वैल्यू जो निकाला वो समझ में आया कि नहीं, जो बच्चा पहले बोला था। M का वैल्यू नहीं समझ में आया, जो बच्चा पहले बोला था वो M कैसे निकाल रहे हैं, समझ में आया नहीं आया? वेरी गुड। एक क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन से भी एडवांस है, एक क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन से भी एडवांस है, और ये आपका होमवर्क है। इसमें S की वैल्यू भी चेंज कर दी। तो अभी तक हम S की वैल्यू में हिंट दे रहा हूं, इसका सुनो। अभी तक S की वैल्यू चेंज नहीं करते थे, माइनस हाफ और हाफ होता था, तो एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता था। यहाँ S की वैल्यू 4 है, -3/2, -1/2, 1/2 और 3/2। तो एक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पहले 2 होते थे, अब एक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको इंप्लीमेंट करके आप इस सवाल को बना के आना। ये आपका होमवर्क है, ये वाला सवाल होमवर्क है। और ये आपसे तभी बनेगा जब यहां तक का क्वांटम नंबर क्लियर होगा। तो जिन बच्चों का क्वांटम नंबर यहां तक का क्लियर नहीं हो, जल्दी से क्लियर करें, और कोई डाउट है तो जल्दी से ई सॉल्यूशन ऐप पे या मुझसे, जनरली क्या होता है क्लासेस में रहता हूं मैं, व्हाट्सएप प्रीफर नहीं करता हूं रिप्लाई करना, बट क्वांटम नंबर के लिए व्हाट्सएप मैंने आपको अलाउ किया है, क्वेश्चन के लिए नहीं, थ्योरी के लिए। थ्योरी नहीं समझ में आ रहा है। सो होमवर्क ये है, और दूसरा होमवर्क है रेट्स नंबर, कल 2 और 3 दिया था, रेट्स नंबर 4 ये होमवर्क है, रेस 4। और अगली क्लास में हम डिस्कस क्या करेंगे, तो अगली क्लास में डिस्कस करूंगा मैं रेस 2 एंड 3 डिस्कस करूंगा। और होमवर्क में और दे रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि वीकेंड है। एक बार मैं देख लूं, एक बार आपका सीट। एक होमवर्क है रेस 4, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। रेस 4 है, और एक्सरसाइज है आपका O1, क्वेश्चन नंबर 1 to 13, क्वेश्चन नंबर 1 to 13 ये मैं डिस्कस करूंगा अगली क्लास में। ये डिस्कस करूंगा, नीचे जो ग्रीन से लिखा हुआ है ये डिस्कस करूंगा अगली क्लास में। और ये आपका होमवर्क है, और ये भी आपका होमवर्क है, ये पूरा होमवर्क है। और ये क्वेश्चन भी होमवर्क है। टाइम टेबल आपके ये जो ऐप है ना, इसी पे टाइम टेबल होता है बेटा, इसी पे टाइम टेबल होता है। कल कोई क्लास नहीं। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं अपलोड कर देता हूं मटेरियल, प्लीज हमें व्हाट्सएप करके मत मांगना। अभी मैं तुरंत अपलोड कर रहा हूं मटेरियल। क्या नाम है?
हाँ, कल नहीं है क्लास, संडे भी ऑफ है, मंडे को क्लास होगी। मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या ऐसे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आया और क्वांटम नंबर दोबारा पढ़ने की जरूरत है? मात्र 48 पार्टिसिपेंट्स। हाँ बेटा, टेंशन मत करो, सब कुछ अपन ठीक करेंगे। डिसिप्लिन आप में नहीं है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आता यार। मुझे अपनी क्लास के बारे में ही पता होता है। मेरी क्लास तो कल नहीं है, शायद कल कोई क्लास नहीं है। अब आपके ना इसी ऐप पे होगा टाइम टेबल, आप उसको नहीं देखते हैं। आप एक्सप्लोर करो ना ऐप को थोड़ा। हाँ, डाउट है तो लिखो ना, क्या डाउट है बेटा। मुझे मटेरियल भेजने दो, मैं मटेरियल भेज रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। बताऊंगा ग्राउंड स्टेट क्या होता है। n बराबर 1 फर्स्ट सेल को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट सेल को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या डाउट है पूछेगा तभी तो कृष्णा।
मैंने मटेरियल अपलोड कर दिया है, प्लीज चेक करके बताओ अपलोडेड हुआ, अपलोड हुआ नहीं हुआ, प्लीज चेक करके बताइए अपलोड हुआ नहीं हुआ। हाँ हुआ अपलोड, वेरी गुड। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। देखो अब सारे बच्चे भाग गए, ऐसे कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। अब मात्र 20 पार्टिसिपेंट्स बचे हुए, अब कुछ नहीं पूछेंगे। सर हमारे टेस्ट का कुछ पता? अभी तो मुझे नहीं पता है, लेकिन टेस्ट का इंफॉर्मेशन भी आपको मैसेज के थ्रू जाता है। प्लीज, हमारे पास कम इंफॉर्मेशन होता है। अब कौन से फर्स्ट का आंसर बोल रहे हो मुझे नहीं पता, आंसर याद थोड़े रहता है। तो अब मैं क्वेश्चन करूंगा तो बनाऊंगा। बस उसका यूज ये पता करने का है कि पैरामैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तो कितना अट्रैक्ट होगा, कितना कम अट्रैक्ट होगा, या कितना ज्यादा अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में। और कुछ नहीं, इतना ही है, इतना ही है। बाकी जो यूज है वो आगे आपको समझ में आएगा, यहाँ नहीं बता सकते कि क्या चीज में यूज होगा। कोबाल्ट 2+ का पूछ रहे हो, क्या दिक्कत हो गई कोबाल्ट 2+ में, जो तुम कोबाल्ट 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहे हो? कोबाल्ट 27 होता है, 27 इलेक्ट्रॉन है तो 25 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आर्गन तो 18 हो गया, 4s2 20 हो गया, 3d 7 हो गया। तो इसको काट दो, ये होगा कोबाल्ट 2+ का 3d 7। क्या दिक्कत है जो कोबाल्ट 2+ का तुमको दिक्कत हो रही? आर्गन 3d 7, कोबाल्ट 2+ का होगा आर्गन 3d 7। इलेवेंथ में ऑफलाइन में किसी बैच में नहीं हूँ बेटा, सिर्फ ऑनलाइन में ही हूँ 11th क्लास। हाँ, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी का एग्जांपल दीजिए। जैसे सही बोल रहे हो कि सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। नेचर में जितने भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं ना बेटा, वो ज्यादा स्टेबल हैं एज कंपेयर टू अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। जैसे आप देखो, अगर 4 साइड से हम स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाएंगे तो वो ज्यादा लॉजिकल होंगे एज कंपेयर टू कि हम कुछ भी बना दें 4 साइड। ये ज्यादा स्टेबल होंगे, ज्यादा ड्यूरेबल होंगे एज कंपेयर टू कि हम 4 साइड से कुछ भी बना दें। तो जब भी सिमेट्री होगी तो वो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगी। हाँ, पहले 4s से निकालते हैं। हाँ ऐसा सही, बंसुख सही लिख रहे हो। क्या नाम है, एक मिनट, इतना ना मैसेज। कृष्णा, कोबाल्ट 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया तो अभी, फिर क्यों पूछ दिया वही चीज? आर्गन 3d 7 बताया ना कोबाल्ट 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर से कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर कॉपी पेस्ट कर दिया। सर आपसे ऑफलाइन पढ़ने का मौका मिलेगा क्या? ऑफलाइन मेरे पास कोई बैच है ही नहीं बेटा 11th क्लास। कितनी बार बोलेगा सिमेट्री लीड टू स्टेबिलिटी का एग्जांपल दीजिए? अब मैं बोलूंगा टेट्राहेड्रन एग्जांपल है, समझ में आएगा अभी टेट्राहेड्रन? चार फोर्सेस लगेंगे किसी पॉइंट पर, इक्वल फोर्सेस, तो टेट्राहेड्रन बनेगा। ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। क्या समझ में आया तुमको? धीरे धीरे समझ में आएगा ना चीजें। बंसिका सराफ, तुम क्या पूछे हो मुझे नहीं पता है, केवल क्वेश्चन मार्क मुझे नजर आ रहा है।
हुन्स रूल क्या स्टेट करता है ये लिखाए हुए हैं, अपने से कुछ नहीं बोलो कि ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन और कॉन्फ़िगरेशन, नहीं। हुन्स रूल बोलता है कि जिस कॉन्फ़िगरेशन का स्पिन मल्टीप्लिसिटी डी, पहले तो रूल लगाते हैं सिर्फ डीजेनरेट ऑर्बिटल, और डीजेनरेट ऑर्बिटल में वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगी। अपने मन से कुछ भी मत लिख दिया करो बाबू पंडित। सर 3D की एनर्जी ज्यादा होती है 4s से, तो पहले d से इलेक्ट्रॉन, अरे इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर शेल से निकलता है। 3D की एनर्जी ज्यादा होती है 4s से, वो तब जब खाली होते हैं, ऑर्बिटल जब खाली होते हैं, ऑर्बिटल जब भरे हुए होते हैं तब नहीं कृष्णा, वो तब होते हैं 3D की एनर्जी ज्यादा जब ऑर्बिटल्स खाली होते हैं। खाली ऑर्बिटल पे लगाते हैं n+l वो, भरे हुए पे नहीं। भरे हुए में जो 4s होगा ना, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मैग्नेटिक फील्ड, कहीं भी मैग्नेट रख दोगे तो उसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट होगा, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। हाँ बंसिका, तुम सही लिखे हो, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा और ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, सही लिखी हो। रेस 04 को आगे डिस्कस करूंगा, अभी मत लिखा करो बाबू पंडित। रेस 04 क्लास में डिस्कस करूंगा, तो क्लास का क्वेश्चन पहले पूछने का कोई मतलब नहीं। भरे हुए में हमें आउटर मोस्ट सेल से निकालना है कृष्णा, कितनी बार बोल रहे हैं। एक 3D है, एक 4s है, तो n का वैल्यू जिसका बड़ा होगा, n का वैल्यू, आउटर मोस्ट सेल का मतलब n का वैल्यू। क्यों नहीं पढ़ रहा है यार मेरी बात? लिखाया तो कि इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट सेल से निकलेगा। एनर्जी ज्यादा और कम क्यों लगा रहे हो? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आउटर मोस्ट सेल देखो। n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन है, n बराबर 2 में इलेक्ट्रॉन है, n बराबर 3 में इलेक्ट्रॉन है, n बराबर 4 में इलेक्ट्रॉन है, तो n की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालो। अब मान लो उसमें s भी है, p भी है, d भी है, f भी है, तो पहले f से निकलेगा। f में नहीं है तो d से निकलेगा, d में इलेक्ट्रॉन नहीं है तब p से निकलेगा, p में नहीं है तब s से निकलेगा। जो बोलते कृष्णा वो नहीं सुनते और अपने से दिमाग लगाते रहते हो, इसलिए ना दिक्कत होते रहती है। जब मैं पढ़ाता हूं वो पूरी बात नहीं सुनते हो, इसके कारण प्रॉब्लम होती है। एक एक पॉइंट मैं बोलता हूं इन सब बातों को, अब मेरी बात सुनते नहीं हो, कुछ ना कुछ टाइप करते रहते, इसलिए दिक्कत होती है। आगे देखते हैं, अविरल दुबे, सर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का स्टेबिलिटी से कोई रिलेशन होता है? नहीं, नहीं। जो जानना है वो मैं आपको बता दिया, उसमें अब तुम कुजली कर रहे हो कि सर इसका स्टेबिलिटी से कोई रिलेशन होता है। आई होप आपके डाउट खत्म हो गए। थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीवन। बाय बाय बाय।